हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बाबर की। ठीक है, इससे पहले जो है हम दिल्ली सल्तनत को भी कवर कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत से जो परे अदर जो इंडिपेंडेंस प्रोविंसेस थे हम उनको भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें विजयनगर था, बहमनी साम्राज्य था। और अब जो है हमारा अभी दो टॉपिक्स और हैं, एक है सूफी मूवमेंट, एक है भक्ति मूवमेंट। इन्हें जो है हम जब मुग़ल पीरियड कवर कर लेंगे उसके बाद में करेंगे, ताकि जो है जहाँ भी हम इन मूवमेंट्स में इन मुग़लों का नाम पढ़ेंगे कि भाई उनका रोल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ पाए कि किस रूलर का किस मूवमेंट में या किस पर्टिकुलर सिलसिले में जो है योगदान रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मुग़ल वंश की। तो जो मुग़ल वंश था वो 1526 से लेके 1707 तक जो है वो मिलता है हमें उसका शासनकाल, और यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि 1857 तक भी जो है मिलता है। अब पॉइंट उठता है ये भाई एंडिंग के दो टाइम कैसे? शुरुआत का तो चलो भाई, इस वंश की शुरुआत का टाइम तो एक ही है 1526 1526, पर अंत होने के दो काल क्यों हैं? अंत होने के देखिए दो काल हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं कि भाई शुरू तो एक बार ही होता है। अब ये जो 1707 है ना, इस टाइम पीरियड तक जो है औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो जो कहते हैं ना पावरफुल रूलर्स जो थे उनकी कैटेगरी जो है ख़त्म होने लगती है, और उसके बाद जितने भी रूलर्स आते हैं ये 1707 से लेकर 1857 के बीच में, वो रूलर्स जो होते हैं काफ़ी इनइफेक्टिव होते हैं। वो अपने जो एम्पायर था मुग़ल एम्पायर उसको जो है उस हिसाब से मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं जिस तरीके से जो है ये पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में जो 6 शासक बनते हैं वो कर पाते हैं। और ये जो इस समय का जो टाइम पीरियड था उसमें जो तकरीबन जो है 11 शासक जो है शासन करते हैं। और ये जो अब ये पर्टिकुलर हम टाइम बात कर रहे हैं 1526 से लेकर 1707 तक, जिसमें 6 रूलर हैं, इसे जो है हम पर्टिकुलरली मेडिवल इंडियन पीरियड या फिर हम मुग़ल इंडियन पीरियड जो है इसे बोलते हैं। और ये जो 1707 से 1857 का समय है, इसमें जो 11 शासक आते हैं उसको हम लेटर मुग़ल पीरियड के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई भारतीय इतिहासकार जो हैं इस मुग़ल काल को क्या कहते हैं, तो भारतीय इतिहासकार इसे सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट भी कभी ना कभी रहा होगा, तो फर्स्ट जो था वो गुप्ता पीरियड में रहा है। अब जो है जब हम गुप्ता पीरियड की क्लास कवर करेंगे तो हम इसे और डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं मुग़ल वंश मुग़ल वंश मुग़ल वंश, तो ये मुग़ल थे कौन? ठीक है, ये मुग़ल थे कौन? तो भाई मुग़ल जो थे वो मंगोल और तुर्की का जो है एक कह सकते हैं मिश्रण था, वो था वो जो है मुग़ल। और मुग़ल का अर्थ क्या होता है? मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे जो है बाबर, हमारी पूरी क्लास जो है बाबर के अराउंड घूमेगी मुग़ल वंश में, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1530। ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ 4 साल, तो बेशक ये हैं तो 4 साल, पर हम जो है इससे पहले का भी टाइम पीरियड जो है कवर करेंगे। बेसिकली बाबर जो है इस पूरे वंश की जो है स्थापना जो करता है, ये मुग़ल वंश मुग़ल एम्पायर जो इस्टेब्लिश करता है, तो उसको इस्टेब्लिश करने में उसे कैसे डिफ़िकल्टी हुई या फिर वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँचता है, हम उस सबको जो है कवर करेंगे। इसीलिए बेशक ये होने वाले 4 साल हैं, पर ये क्लास बिल्कुल भी छोटी नहीं होने वाली है। ठीक है, हम इसमें काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई बाबर जो है ये मुग़ल वंश की स्थापना किस तरह से करता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम कुछ फैक्चुअल डेटा की बात करते हैं। तो जो बाबर है उसका जो ओरिजिनल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है,
जन्म कहाँ हुआ? तो 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ, जो बेसिकली उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। जो है ऑक्साइना में सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्ज़ा जो हैं इनके पिता थे, जो बेसिकली तैमूर डायनेस्टी के थे, ठीक है, ईरान, इराक और तुर्की के, ठीक है। और जो माता थी वो कुतलुग निगार बेग थी, जो भाई चंगेज़ खान जो था मुग़ल जो है मंगोल डायनेस्टी का, उससे बिलोंग करती थी, जो बेसिकली चीन और मध्य एशिया के क्षेत्र का था। तभी तो मैंने बोला कि जो मुग़ल्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो मंगोल और तुर्की का मिश्रण है। पैटर्नल साइड से जो तुर्की है और मैटर्नल साइड से कौन है? मंगोल है, ठीक है। अब जाति की बात करें कि भाई जाति कौन सी है, तो जाति है चगताई तुर्क, जो बेसिकली चंगेज़ खान के छोटे बेटे के नाम पर जो है ये जाति रखी गई है, ठीक है। और हम बात करें कि भाई इसका गुरु कौन था, तो गुरु जो है नक्शबंदी सिलसिले के एक सूफी संत जो है उबैदुल्ला अहरार थे, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई हमने देख लिया ये मंगोल और जो है टर्की का मिश्रण है, ठीक है। तो ये जो है मुग़ल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, बेशक हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा नरसंहार से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी अगर बात करें तैमूरों की, तो ये तैमूर वंश का होने पर जो है गर्व करते थे। उसका रीज़न ये था कि वो जो है 1398 तक में दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिए थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बाबर की, तो वो अपनी पैटर्नल साइड से तो अपना 5वां शासक था, पर वही मैटर्नल साइड बोले तो वहाँ से 14वां शासक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके पिता की। एक दिन जो है बाबर के पिता जो हैं छज्जे पे खड़े हुए थे, ठीक है, और कबूतर वहाँ पे जो होंगे वो उन्हें उड़ा रहे थे। तो अब क्या होता है, वो जो छत होती है वो ढह जाती है। अब जब वो ढह गई तो उसकी वजह से जो है 1494 में जो है अब उनकी हो जाती है डेथ। अब उनकी क्योंकि हो गई डेथ, तो जो भी छोटी ही रियासत सही, पर फरगना की जो छोटी रियासत थी अब वो किसके पास चली गई? भाई पिता से तो बेटे के पास जाएगी ना, तो बाबर के पास गई। तो किस उम्र में? तकरीबन 11 से 12 वर्ष कह सकते हैं, उस उम्र में जो है उनके पास फरगना की जो रियासत थी वो उनके पास में चली गई। तो अब हम ये देखते हैं, ये देखिए ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है। उज्बेकिस्तान में पर्टिकुलरली ये रहा फरगना। यहाँ पर जो है ये इतने से क्षेत्र में जो है उनका जो है शासन था, तो उसको जो है अब कंट्रोल मिल गया। पर पॉइंट क्या था? बेशक कंट्रोल मिल गया हो, पर ये जो फरगना था इस पे जो है कंट्रोल करने के लिए भाई बहुत सारे जो हैं लोग तैयार खड़े थे, चारों ओर से हमला करने के लिए तैयार थे। जहाँ एक तरफ अगर हम बोले तो बाबर के चाचा भी इस कंपटीशन में खड़े थे कि भाई फरगना छीन लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबर के मामा भी खड़े थे। चाचा कौन? अहमद मिर्ज़ा। मामा कौन? सुल्तान महमूद खां। और ये जो इसके चाचा थे अहमद मिर्ज़ा, वो तो भाई समरकंद के शासक भी थे, ठीक है। समरकंद के शासक होते हुए भी भाई उनको चाहिए था कि भाई फरगना भी अब अपने जो है अपने पास कर लेते हैं। अब इतने छोटे बच्चे को देके क्या करोगे कि भाई 11 से 12 साल का बच्चा क्या कर लेगा, तो वो भी ले लेते हैं। अब उनकी प्लानिंग यही चल रही थी। और ओवरऑल अगर हम पूरा वर्ल्ड वाइड जो है बात करें इस समय पे सिचुएशन क्या चल रही थी, तो जो 15वीं सेंचुरी के जो टाइम पीरियड में था, तैमूर साम्राज्य का जो है विघटन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है मध्य और पश्चिमी एशिया जो था उसमें 3 शक्तिशाली साम्राज्य उभरने लग गए, ठीक है। तो वो 3 कौन से थे? तो भाई ये 3 थे। एक तो उज्बेक, ठीक है, जो जो है ऑक्सियाना के में थे, जो जिसका केंद्र क्या था? समरकंद, ठीक है। दूसरे थे सफवी, जो बेसिकली थे ईरान के, जो एकदम कट्टर शिया थे, ठीक है। और तीसरे थे उस्मानी, जो ऑटोमन एम्पायर के थे, कजाकिस्तान के, वो कट्टर सुन्नी थे, ठीक है। ये 3 शक्तिशाली साम्राज्य उभरे, जिनका तीनों का जो बेसिकली क्षेत्र कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए, सब कुछ अलग था, ठीक है। अब बाबर के पास में फरगना तो आ गया, ठीक है। उस समय तक वो अलग बात है कि भाई अटैक करने के लिए या उनसे बाबर से छीनने के लिए पूरी कोशिशें चल रही हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है।
अब बाबर जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, फरगना से आगे लेके जाना चाहता है, तो इसलिए बाबर ने जो है अब सोचा समरकंद पर जो है अधिकार किया जाए। यही जो है समरकंद जो है अभी हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये रहा फरगना। अब फरगना से वो यहाँ पे आना चाहता है समरकंद पे, ठीक है। और ये समरकंद का क्षेत्र कौन सा है, ये हमने इधर बात की थी, उज्बेकों का था, ठीक है। केंद्र समरकंद, ट्रांस ऑक्सियाना ये क्षेत्र। अब वो उस पर कंट्रोल करने की सोच रहा था, जिसके लिए उसने तकरीबन 3 बारी जो है बहुत तगड़ी कोशिश की, जिसमें अगर हम देखें ना, फर्स्ट जो ट्रायल उसने किया वो सक्सेसफुल भी रहा 1497 में। 7 महीने तक घेरेबंदी की, 15 वर्ष की उम्र में ही जो है उसने उस क्षेत्र को जीत लिया, इतनी छोटी उम्र में भी। अब जीतने के क्या कारण रह सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो ऑब्वियस ही बात है भाई, काफ़ी अच्छे से जो है युद्ध लड़ा होगा, टेक्टिक्स अच्छी होंगी डेफिनेटली, बट एक 15 साल के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो भाई ऐसी क्या टेक्निक अपनाई होगी जिसकी वजह से जो है वो जीत गए। तो उस पर हम बात करें तो जो समरकंद के तैमूरी शासक थे बैसंकर मिर्ज़ा, उसके जो है शिविर में उन्होंने फूट डालकर जो है जीत हासिल की। अब फूट कैसे डाली, तो ये जो बैसकर मिर्ज़ा था उसका भाई को उसने अपने साथ में मिला लिया। जब अपने साथ में मिला लिया तो भाई फूट तो पड़ ही गई ना ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से मतलब इन तरीक़ों को अपना के जो है उन्होंने 15 साल की उम्र में ही सही पर जो है समरकंद को जो है जीत लिया, ठीक है। अब हम यहाँ ये मैप में आप देख सकते हो, इधर ये रहा फरगना, ठीक है, फरगना, और ये रहा समरकंद। यहाँ से ये क्षेत्र जीत लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई जीत लिया तो हम यहाँ ये क्यों बोल रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट्स किए। जब पहले ही अटेम्प्ट पे विन हो गया तो भाई दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट की क्या ज़रूरत भाई थी, क्योंकि इस समय क्या होता है, नगर को त्याग दिया जाता है। अब त्याग क्यों दिया जाता है, तो यही सवाल, क्योंकि यहाँ पे ना तो अब भाई पानी बचा है, कोई खाना पीना नहीं बचा है, ठीक है, और ना ही पैसा बचा है, क्योंकि भाई वॉर होती है तो नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं मिले, शहर को इतना लूटा गया, ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इवन यहाँ तक अब बाबर ने जो भी भाड़े के मंगोल सैनिक लिए थे वो तक साथ छोड़ के चले गए कि भाई अब हम कैसे मैनेज करें ये सब सिचुएशन। तो इसी वजह से जो है भाई यहाँ पे जो है ये सारे नगर जो हैं सब छोड़ के भगने लग गए, ठीक है। और इसी बीच अगर हम बात करें कि और क्या घटनाएं घट रही थी जब उसने जो है समरकंद को जीता, इसी बीच क्या हुआ कि वहाँ के जो बेग थे या कह लो जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, जो उसका छोटा भाई था बाबर का छोटा सौतेला भाई जहांगीर मिर्ज़ा, उसको फरगना की गद्दी पे बिठा दिया। अरे वो तो भाई यहाँ समरकंद पे अटैक करने आया था कि भाई ये सोचा कि समरकंद भी हो जाएगा, फरगना भी हो जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा। पर होता क्या है, समरकंद जीत तो लिया पर वहाँ पे जो है लोग टिके नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस थे नहीं, तो जनता सब नगर त्यागने लग गए। और जब बात आई कि भाई ठीक है फरगना तो चलो अपना है, तो फरगना भी अपना नहीं रहा, क्योंकि जहांगीर मिर्ज़ा को जो है वो क्षेत्र दे दिया गया। और जो और छोटे मोटे क्षेत्र जो हैं उनके हिस्से में थे वो उनके मामा महमूद खान ने अधिकार कर लिए, इस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए कि भाई बाबर का ध्यान तो उधर है और वो है तो बच्चा ही, तो इसीलिए उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो एट द एंड होता क्या है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ना तो समरकंद पे जो है वो कंट्रोल रह पाया, ना ही फरगना पे, तो भाई दोनों जगह से हाथ धोना पड़ा। तो अब आगे चल के जब सेकंड अटेम्प्ट किया जाता है 1501 में, तब की अब हम कंडीशन की बात करते हैं कि जब बाबर जो है अपनी ही आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था कि भाई किस तरीके से अब जो है मैं फरगना को भी जीतूं या समरकंद को भी जीतूं और मैं किस तरीके से अपने क्षेत्रों को अपने अधिकार में करूं। हम वहाँ की अब कंडीशन देखते हैं, क्योंकि भाई कंडीशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी ना। यहाँ पे जब हम 1497 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम 1501 की बात कर रहे हैं, तो इतने सालों में सेम सिचुएशन तो होगी नहीं।
तो होता क्या है, तैमूर में जो है सुल्तान होता है, जो उसकी उज़्बेकी माँ, वो जो है बेसिकली इनवाइट करती है भाड़े के सैनिक या लुटेरे शैबानी खां को, किस लिए कि भाई वो जो है इन एरियाज़ पे कब्ज़ा करे कि और क्या करे, शादी करके जो है उसके बेटे को जो है किसी अच्छे पद पर बिठा दे, इसलिए वो जो है उसे इनवाइट करती है। तो भाई इस ऐसे मौके को कौन छोड़ेगा। तो भाई शैबानी ने जो है भाई मौके का फ़ायदा लिया। तो उसने क्या किया, ये जो इतना क्षेत्र के लिए ही कहा, पर जो ट्रांसऑक्सियाना था उसने पूरा ही अपने कब्जे में कर लिया और खुद असली मालिक बन बैठा। ठीक है। अब बाबर ने हमने बोला कि भाई बाबर तो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि फिर से मैं इन सारे क्षेत्रों को जीतूं, वो तो अभी उसी संघर्ष में है और यहाँ ये सिचुएशन चल रही है। तो उसने भी देखा कि भाई अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी चल रही है कॉम्प्लेक्स सी, यहाँ पे भी जो है कमज़ोर सिचुएशन जो है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है अभी यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा ले लो। तो इसलिए बाबर ने क्या किया, एक छोटी सी सेना भेजी जो भी वो जुगाड़ सकता था इतने समय में और 1501 में उसने फिर से समरकंदियों की हेल्प से जो है वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। ठीक है। तो भाई उसने सेकंड अटैम्प्ट भी बेशक किया और जीता भी, पर फिर से जो है भाई थर्ड अटैम्प्ट होता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे भी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो होता क्या है, बाबर ने जो है ये बताया कि ठीक है, ये जो उज़्बेकीज़ थे ये बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रिय थे, इसलिए समरकंदियों ने जो है उनकी बाबर की हेल्प की, जिसमें कुत्तों की तरह जो है डंडों और पत्थरों से पीट पीट कर उसे मारा गया। तो ये तो उसने बताया कि भाई किस तरीके से जो है समरकंदियों ने उनका सपोर्ट किया, बट सिर्फ सपोर्ट काफ़ी नहीं था, क्योंकि बाबर को उतने रिसोर्सेज भी चाहिए थे, उतनी मिलिट्री भी चाहिए थी और पूरी तरह से वहाँ का जो है ना शासन, जो शासक है उसको हटाना था। ठीक है, ताकि जो है वो उस सारे क्षेत्र पे कब्जा कर सके। तो उसको जो है अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, पावर लेना बहुत ज़रूरी था। तो होता क्या है, उसने तैमूरियों से जो है उज़्बेकों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की कि भाई हेल्प करो, ताकि क्या भाई अगर वो अपनी पावर दे दे, अपनी मिलिट्री दे दे, तो पावर जो है बेसिकली उज़्बेकियों को हराने में हेल्प हो जाएगी। तो पर होता क्या है, ये जो तैमूरी होते हैं ये हेल्प ही नहीं करते, ये कोई जवाब ही नहीं देते हैं। उल्टा शैबानी खान जो था उसके पास चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि भाई जो बाबर है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से हटा दे, क्योंकि वो बेशक समरकंद हार गया पर बुखारा का क्षेत्र तो नहीं हारा था ना, उसका तो क्षेत्र बड़ा था। तो वो समरकंद हार गया पर बुखारा पे अभी भी काबिज था और उसे वहाँ से हटाना ज़रूरी था। तो ये खबर उसको मिल जाती है, दूत उसे भेज देता है सतर्क करने के लिए, तो उसको ये सारी सिचुएशन पता लग गई। तो अब आप यहाँ देखिए, ये रहा मैप, इधर यहाँ पे ये फरगना से इधर ये समरकंद और समरकंद से ये रहा बुखारा। अब बुखारा में तो वो यहाँ है, यही हिस्सा तो हारा है ना, यहाँ तो वो है ना। तो अब इसीलिए जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि भाई ये जो है बाबर जो अटैक करने वाला है इसको रोका जाए। तो शैबानी खां जो है बुखारा से जवाबदेही हमले की तैयारी करता है और बाबर भी तैयार हो जाता है और शहर के बाहर जो है एक युद्ध होता है 1502 में। ठीक है, अफ़गानिस्तान के जो सारेपुर है वहाँ पे बैटल होती है सारेपुर की, शैबानी खां और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जो है हार जाता है। अब क्योंकि बाबर हार गया तो भाई क्षेत्र फिर से चला गया और शैबानी खां जीत गया तो वो उसका हो गया। तो अब पॉइंट क्या है, हम इसको पर्टिकुलरली क्यों जाने, तो भाई ये जानना इसलिए ज़रूरी है, जो बाबर है भारत में आता है तो वो बार बार क्यों जीतता है इतनी कम सेना होने के बाद भी। उसका रीज़न था उसकी युद्ध की जो तकनीक है, जो तुलगुमा पद्धति है, वो उसका इस्तेमाल करके जीतता था। तो वो उसने सीखी कहाँ से, वो सीखी इसी वॉर में शैबानी खान से। उसने ये जो उस्मानी था इसने इस पद्धति का प्रयोग करके ही बाबर को जो है हराया, तो उसने यहाँ से सीख ली। इसके बाद होता क्या है,
बाबर समरकंद जो है अपना लौट कर जो है शहबानी खां के साथ सुलह कर लेता है कि भाई हम जो है सॉर्टेड कर लेते हैं, अब मैं नहीं तुम्हारे एरिया में आऊँगा। अब शर्त सिर्फ कहने की तो होगी नहीं कि भाई कह दिया और वो मान ले, क्योंकि भाई अभी तुम शर्त रख रहे हो पर आगे चल के तुम अपनी बात से पलट जाओ फिर, तो इसीलिए ये पलट ना पाए तो भाई जो बड़ी बहन थी बाबर की, खाना जहाँ बेगम, उसको जो है शहबानी खां से जो है उसकी शादी करानी पड़ी ताकि भाई ये श्योरिटी हो पाए कि अब जो है मैं तुम्हारे एरियाज़ पर अटैक नहीं करूँगा, ये तुम्हारा क्षेत्र, तुम अपना शासन जानो। अब क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो है वहाँ पे ब्याही हुई है तो अटैक तो नहीं करेंगे ना, पूरा ख़ानदानी रिश्ता बन जाएगा, तो इसीलिए इस समय जो है शादी करा दी जाती है, निकाह हो जाता है। अब बात करते हैं 1504 की। तो अब बाबर का ध्यान भाई दूसरे क्षेत्रों पर जाएगा, तो अब जहाँ अफ़गानिस्तान तक वो आया, अफ़गानिस्तान की तरफ मूव किया, अफ़गानिस्तान में अब वो काबुल पे आएगा, गजनी पे आएगा, कंधार पर आएगा, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं अब वो उनको जो है कंट्रोल करने के लिए आता है। वहीं अब 1504 में वो अपनी जीवन की सबसे पहली सफलता जो है हासिल करता है इन किन क्षेत्रों में, काबुल पे, जो 1506 कहा जाता है, कई बार 1507, उस समय पर ये जब जीत जाता है ना ये काबुल पे, तो उसके बाद जो है पातशाह या बादशाह की उपाधि जो है वो लेता है, ठीक है, जिस पे रशब्रुक विलियमसन जो हैं वो कहते हैं उस देश का मालिक बन जाने के बाद अब यह पश्चिम में समरकंद या पूर्व में हिंदुस्तान दोनों की ओर ध्यान दे सकता था, जो कि सही था, क्योंकि अब भाई बीच का क्षेत्र पड़ गया ना, अब यहाँ से तो वो समरकंद के लिए भी अटैक कर ले, चाहे तो भाई वो यहाँ से इंडिया के लिए भी आ जाए, है ना, क्योंकि भाई अफ़गानिस्तान है ना, अब अफ़गानिस्तान के बाद भाई पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद इंडिया। अब क्योंकि पाकिस्तान उस समय तो एग्जिस्ट करता नहीं था, पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा था, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आना इजी था। वहीं बाबर ने अपने संस्मरण में भी कहा कि काबुल जो है हिंदुस्तान और खुरासान के बीच का एक मुकाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र जीते, तो 1507 में जो है अब वो कंधार तक आया और इस क्षेत्र को भी उसने जीत लिया। तो यहाँ हम अगर फिर से मैप पे देखें तो ये रहा काबुल, अब काबुल से होते होते ये यहाँ पहुँच गया कंधार, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों को उसने जीता। अब इन्हीं दिनों अब फिर से हम बात करें कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में क्या चल रहा था, तो जो सफ़ावीज़ थे उनके शाह इस्माइल जो थे वो 1508 में मर्व के निकट जो है उज्बेक शहबानी खां को पराजित कर देते हैं। जो अभी हम ऊपर शहबानी खां की बात कर रहे थे उसको ये जो सफ़ावीज़ थे ये हरा देते हैं, ठीक है। जहाँ हम ऊपर अभी देखते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ फिर से, क्योंकि 3 शक्तिशाली साम्राज्यों की हमने बात की थी। एक तो उज्बेक की हमारी पूरी स्टोरी चल ही रही है कि भाई समरकंद को पाने के लिए कितनी जो है मेहनत की जा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बात की है सफ़ावीज़ की, जो ईरान के एरिया के कट्टर शिया थे, और उस्मानीज़ हो गए जो ओटोमन एम्पायर के कट्टर सुन्नी थे, जो कजाकिस्तान के एरिया के हो गए, ठीक है। तो हम इधर यही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सफ़ावी के शाह इस्माइल थे उसने जो है इस उज्बेक के जो शहबानी खां थे उसको कर दिया, हरा दिया। अब एक बार किए अपमान का बदला वो लेना चाहता था, ठीक है, क्योंकि भाई शहबानी खां ने जो है कभी उसका जो है बहुत बुरी तरह से अपमान किया होगा, तो उसका बदला उसे लेना ही था। अब बदला कैसे लिया, तो बड़ा दर्दनाक और मतलब बहुत वियर्ड सा बदला लिया। भाई जो शहबानी खां था ना उसकी खोपड़ी, उसको जो है सोने में मनवा कर जो है शराब पीने का प्याला बनवा लिया उसके जो है खोपड़ी से। तो बड़ा अजीब कह सकते हैं या दर्दनाक और बहुत गंदे तरीके से जो है बदला लिया गया, जिसमें अब उज्बेकों की जो है इस घोर पराजय से जो है बाबर ने एक बार और जो है समरकंद को पाने की कोशिश की, क्योंकि भाई देखो उसकी जो एक तरह से कह लो संधि थी
वो तो भाई शैबानी खां से थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो बहन की शादी कराई थी वो तो शैबानी खां से कराई थी। अब जब शैबानी खां है नहीं तो समरकंद पे जो अटैक करने का जो उसका सपना था, या समर अटैक करने का नहीं, पर्टिकुलरली समरकंद को जीतने का, तो वो जो सपना था वो अब उसे लग रहा था कि हाँ अब तो मैं पूरा कर सकता हूँ, और वो अब है भी बीच के क्षेत्र में, तो वो चाहे तो इधर अटैक करे चाहे तो इधर करे। अब वो पर्टिकुलरली बार बार अटेम्प्ट कर चुका है, तो अब वो फिर से वो सोचता है कि भाई समरकंद को जो है मैं जीत लेता हूँ। तो इस समय क्या होता है, अमुद्रिया जो है, ऑक्सस जो है, पहुँच कर भाई वो लड़ाई में उज्बेकों को हरा देता है। जितना भी अब उज्बेक बचते हैं वो तो हार गए, परंतु अब भी क्या होता है, वो शक्तिशाली तो है नहीं भाई, उसके पास इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए सारी बात वही, अभी ना इतनी मिलिट्री है ना इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि भाई पूरे ट्रांसऑक्सियाना में जो है उज्बेकों को भाई पूरा कंट्रोल कर ले और पूरा शक्ति देख ले, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर ले, एकदम से पावर चेंज कर ले, ठीक है। तो वो वो वहाँ से क्या करता है, वो वहाँ से सारे उज्बेकों को बाहर करने के लिए इसी शाह इस्माइल को एक दूत भेजता है कि भाई अगर वो शाह इस्माइल जो है इतनी बुरी तरीके से इसे हरा के मतलब समझ रहे ना आप, हरा सकता है, तो भाई इसकी हेल्प भी कर सकता है कि ये जो उज्बेकी बचे हैं उनको हटा सके। तो अब ये भाई क्यों हेल्प करे शाह इस्माइल बाबर की? ऐसे ही तो हेल्प नहीं करेगा, अगर हेल्प करेगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो बाबर ने उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को माना। अब टर्म्स एंड कंडीशंस थी क्या, तो पहला था उसने माना, उसने कहा कि भाई ये चीज़ करो, खुतबे में बाबर शाह का नाम जो है शामिल करो, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने, कहा कि शाह के नाम के सिक्के भी डलवाओ, ठीक है, और उस क्षेत्रों में लागू करें जो ईरानी जो है सहायता से जीते गए हैं, उन सब क्षेत्रों में भी जो है इन्हें लागू किया जाए। और तीसरा क्या है, शिया जो है उसका बेसिकली प्रचार प्रसार करें, क्योंकि भाई अभी हमने ऊपर देखा था कि वहाँ उनका जो बिलीव था वो बिलीव कह लीजिए, वो एक शिया सुन्नी, वो शिया मुसलमान हुआ करते थे, तो वहाँ पे इसीलिए वो प्रमोट भी करे स्टेट में शियास को, और जो है सिक्के उसी के नाम के डलवाए और खुतबा भी उसके नाम का जो है पढ़वाए, ठीक है। तो ये सब उसने मान लिया एट द एंड, भाई क्षेत्र जीतना है तो भाई मानना पड़ा। तो शाह के जो है वकील ने एक बारी क्या हुआ कि भाई एक गुप्त सूचना ये भेज दी कि बाबर का तो इरादा है बगावत कर देगा, कि भाई अभी मान लेता हूँ, आगे देखी जाएगी क्या करना है, जीत गया एक बारी तो कौन मान रहा है शर्तें। तो ये जो है उसके वकील ने बोला। तो जैसे ही भाई अब शाह को पता लगेगा, जब उसने शैबानी खां को नहीं छोड़ा तो भाई इधर कैसे बाबर को छोड़ता, इसीलिए उसने ईरानी सेना भेजी समरकंद, ठीक है। और उससे पहले ही उज्बेकों का जो गठबंधन था, वो एक संगठन था, वो भी आ गया भाई, बुखारा पर हमला कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है, पर होता क्या है, जो उज्बेकी शासक अब्दुल्ला खां था ये आ जाता है, ये सब मिलके भाई इस पे अटैक करने आ जाते हैं। पर एक्चुअली होता क्या है, तो जो ईरानी सेना भी आ रही होती है ना, वो उस ईरानी सेना को भी हरा दिया और बाबर को भी हरा दिया। अब जब ये उज्बेकी शासक अब्दुल्ला खान ने इन सबको हरा दिया, तो अब भाई बाबर को ये क्लियर हो गया कि अब तो समरकंद जो है उसके पास आने का नहीं है, वो गलत जगह ट्राई कर रहा है। एटलीस्ट 3 बारी वो जो है अटैक कर चुका है, कई बारी वो उस क्षेत्र को जीत भी चुका है, जीतने के बावजूद भी जो है वो उसके हाथों से फिसल जाता है। तो अब जो है ध्यान देना बेकार है वहाँ पे। तो उसने ये क्लियर किया कि भाई अगर मैं इस क्षेत्र में बैठा हूँ तो अब इधर क्या ही जाऊँ, इधर मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं प्रॉपर हो पा रहा, तो क्या पता डेस्टिनी इधर की हो, तो अब वो इधर आने लगता है। अब ये पड़ गया इंडिया का क्षेत्र, तो अब जो है वो भारत की ओर बढ़ना शुरू करता है। तो अब जब वो भारत की ओर बढ़ना शुरू करता है तो भारत में क्या कंडीशन चल रही होती है, तो कुछ जो है भाई स्वतंत्र राज्य होते हैं जो उस समय पे अपने अलग अलग जो है शासन कर रहे होते हैं अपने अलग अलग तरीके से, जो हम अभी अपनी सारी पिछली क्लासेस में इन सब जो है रूलर्स के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे बंगाल की हमने पूरा सेपरेटेडली क्लास पढ़ी है,
मालवा है, गुजरात है, सिंध है, कश्मीर है, मेवाड़ है, दिल्ली है, विजयनगर है, बहमनी साम्राज्य है। तो ये सारा सीक्वेंस जो है हम कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, ये सारे इस समय पे स्वतंत्र राज्य थे और सब जो है बेसिकली अलग अलग जो है शासकों द्वारा शासित किए जा रहे थे। तो मतलब यहाँ पे भी उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक सेंट्रल पावर नहीं थी ना प्रॉपरली। तो अब यहाँ पे घुसना आसान हो गया। और कैसे आसान हुआ, क्योंकि उसने काफ़ी सारी युद्ध शिक्षाएं ले ली थी और वो वहाँ पे लड़ते हुए ना समरकंद पे हमने देखा था ना कि भाई तुलगुमा युद्ध प्रणाली थी, उसने वहाँ से सीख ली। जब वॉर्स हुए तो भाई वहाँ बेशक हार गए हों, बट अब उनसे ग्रैब कर ली ना। तो अब यहाँ के लिए तो वो न्यू है ना। तो उज्बेकों से उसने जो है तुलगुमा युद्ध पद्धति सीखी। ये जो सफ़ावी थे ईरानीज, इनसे बंदूकों का इस्तेमाल सीखा। तुर्कों से घुड़सवारी सीख ली और मंगोल और अफ़गानिस्तानियों से जो है युद्ध का जो है व्यू चक्र जो होता है वो सीख लिया। तो अब जो है वो एक्सपर्ट होने लगा, एक्सपर्ट हो गया भाई, ठीक है। जो बेसिकली अब इंडिया में ये सारी न्यू टेक्निक्स जब करेगा तो बेशक सेना कम हो, बट क्योंकि उसने काफ़ी व्यवस्थित तरीके से जो है अपनी सेना को लीड किया, वो आगे चल के जो इतने भी अब वॉर्स हैं वो उनको जीतता चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई भारत में ठीक है एंट्री करने के लिए अब उसने सोच लिया है, तो भारत में भी कुछ कंडीशन चल रही होगी। तो अब हम भारत की कंडीशन की बात करते हैं। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में क्या स्थिति चल रही थी, और इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ठीक है, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत थी। तो जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई ना 1517 में, तो उसके बाद जो है भाई ये क्लैश था कि भाई कौन जो है शासक बनेगा। तो भाई दो पुत्र थे, एक था जलाल लोदी, एक था इब्राहिम लोदी। तो अब क्या हुआ, वहाँ के सरदारों ने कहा कि भाई हाफ हाफ ले लो आप क्षेत्र। अब जो इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली सल्तनत ले ले, और जो जलाल लोदी है जो उसका छोटा भाई है वो जौनपुर ले ले, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप अपना शासन कर लो, ठीक है। पर होता क्या है, ठीक है, पहले तो भाई ये सब मान जाते हैं। अब बाद में जब इब्राहिम लोदी जो है ताज पहनता है ना, तो उस समय जो है वो ये भाई समझौता मानने से कर देता है मना कि भाई जौनपुर जलाल का तो नहीं है, जलाल लोदी का नहीं है, वो मेरा है। तो इसीलिए वो वहाँ जाके जो है इस जलाल लोदी को बनाता है बंदी और उसको मरवा देता है। अब जब ये रहा नहीं तो जौनपुर किसका, जौनपुर इब्राहिम लोदी का, ठीक है। तो भाई ऐसी सिचुएशंस को लेकर ये जो घटनाएं उसने की, ये सब जो किया, उसकी वजह से जो है ये अपने सरदार कह लो उन या और भी अन्य लोग, क्योंकि सिर्फ एक यही कारण नहीं था, ऐसे और कई कारण थे जिसकी वजह से जो है अब ये लोगों के मन से उतरने लगा, या उनके बीच में जो है संदेह की दीवार उठने लगी और लोगों के मन में विद्रोह पैदा होने लगे इसके खिलाफ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था वो सारा क्षेत्र भी जो है इसके खिलाफ हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, गुजरात का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे लोधी जो है और राणा संगा है, उनके बीच में जो है खतौली की लड़ाई हुई, उसमें ना बहुत सारे अफगान सरदार जो हैं राणा के पक्ष में चले गए। तो अब अफगान सरकार जो सरदार थे वो भी चले गए, ठीक है। अब दौलत खां लोधी जो थे वो अपने प्रदेश की जो है आमदनी का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए जो है पिछड़ गया था। तो उसे जो है सुल्तान द्वारा कार्रवाई की आशंका थी कि भाई अब वो बोलेगा कि भाई पैसा भिजवाओ, पैसा भिजवाओ, और पैसा नहीं भिजवा पाऊँगा। तो इस सिचुएशन की वजह से भी भाई वो जो है उधर विद्रोह शुरू होने लगा, ठीक है। अब बिहार में बात करें तो जो दरिया खान नोहानी था उसने जो है सरकार जो है सरदार, उसने खुद को जो है सुल्तान घोषित कर दिया, जो कि उस समय का सूबेदार था। तो ये भी भाई विद्रोह की बात हुई ना। और जो गुजरात है, गुजरात का एक शासक था, वहाँ जो है यहाँ की गद्दी का दावेदारी जो है बहलोल लोधी के बेटे आलम खां को जो है उसका समर्थन मिल रहा था कि वो चाहते थे कि भाई ये जो है शासन करे, ठीक है। ऐसे चल के जो है बेसिकली आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इनके खिलाफ थे, जैसे कि भाई राणा संगा हो गया, ठीक है, राणा संगा हो गया, दौलत खां लोधी हो गया, ये दरिया खान नोहानी हो गया, बहलोल लोधी हो गया, ठीक है।
वो बहलोल लोडी का बेटा जो है आलम खां हो गया। तो ये सब जो है इसके खिलाफ थे, ठीक है। तो फर्स्ट अटैक अब जब है बाबर का होता है, वो तो हमने कंडीशन पढ़ी। अब जब फर्स्ट अटैक होता है बाबर का, वो 1519 में होता है, जहाँ बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया बांजोर में, ठीक है, उसमें किया। और उसी के आक्रमण से जो है उसने जो है भेरा का किला जो है ना वो जीत लिया, ठीक है। जिसमें जो है बेसिकली हम देखेंगे सबसे पहले जो है बारूद और तोपखाने का प्रयोग जो है किया था, जो बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में बताया कि भाई मैंने जो है बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। किसके लिए? भेरे के किले को जीतने के लिए। किसके खिलाफ? यूसुफजई जाति के विरुद्ध, ठीक है। इवन यहाँ तक कि बाबरनामा में बाबर ने ये तक बताया कि भारत में तकरीबन 7 शक्तिशाली शासक थे, जिनमें से 2 हिंदू शासक थे, 5 मुस्लिम शासक थे, ठीक है। अब जो 2 हिंदू शासक बताए तो वो कौन थे? तो एक तो विजयनगर एम्पायर का कृष्णदेव राय, दूसरा जो था मेवाड़ के संग्राम सिंह जो राणा संगा थे, ठीक है। और मुस्लिमों में 5 मुस्लिम रूलर की जो बात की थी वो थी दिल्ली आगरा के इब्राहिम लोदी। और कौन था? बहमनी एम्पायर। तीसरा कौन था? मालवा का महमूद शाह सेकेंड। चौथा कौन था? गुजरात का बहादुर शाह और बंगाल का नुसरत शाह, ठीक है। अब देखो बाबर जो है भारत सिर्फ इसलिए नहीं आया कि भाई उसे जो है समरकंद का क्षेत्र नहीं मिल रहा था, ये तो एक रीजन था ही, पर उसे कई सारे इनविटेशन भी मिले कि भाई आप भारत में आओ ना, आक्रमण करो ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्हें कई इनविटेशंस मिले, जैसे कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने जो है उन्हें इनवाइट किया। बाबरनामा में जो है बाबर ने जो लिखी थी उसमें भी उसने वर्णन किया कि भाई राणा संगा ने उन्हें बुलाया। और जो है इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां, उन्होंने भी इनवाइट किया। तो अब हम बात करते हैं भाई क्यों इनवाइट किया। तो जो है पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, उसने 1521 से 22 में अपने बेटे दिलावर खां को जो है बाबर के पास काबुल भेजा और हमला करने का कर दिया न्योता। वहीं जो है अब राणा संगा की बात की जाए तो उसने भी प्रस्ताव भेजा कि जब बाबर जो है दिल्ली पर आके आक्रमण करे और राणा आगरा पे जो है वहीं हमला कर देगा, तो सब जो है मिल बांट के जो है अपनी सत्ता संभाल लेंगे, थोड़ी तुम थोड़ी हम, ऐसे करके, ठीक है। वहीं जो है अगर हम इब्राहिम लोदी के चाचा की आलम खां की बात करें तो उन्होंने, जब इब्राहिम लोदी ने आलम खां को जो है दीपालपुर से भगा दिया था, तो उसने जो है बाबर को हेल्प के लिए बुलाया कि भाई आप हमारी जो है हेल्प करो। तो इन्होंने सोचा कि भाई बाबर दिल्ली जीत कर जो है उन्हें दे देगा और वापस जो है लाहौर चला जाएगा, ठीक है, कि भाई हम बस क्या होगा कि इसके अंडर के नाम पे रूल कर लेंगे, पर क्षेत्र तो अपना ही रहेगा ना, कोई बात नहीं, जीत तो जाएंगे। पर ये सब जो है सोचा, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है ना, जीत के वो जाता थोड़े है, वो यहीं पे ही शासन करने लगता है। बट ठीक है, अब जो है भाई ये चीज़ मान ली जाती है। अब धीरे धीरे जो है उसके अटैक बढ़ने लगते हैं। जैसे सेकेंड अटैक जो है वो 1519 में ही पेशावर में होता है। देखो फर्स्ट अटैक जो है बांजोर में होता है, वो भी 1519 में होता है, और 1519 में दूसरा अटैक होता है पेशावर पे। फिर 1520 हो गया तो सियालकोट हो गया, ठीक है। चौथा जो हो गया वो 24 में हो गया, वो लाहौर में, ठीक है। और पांचवा जो हो गया, पांचवा अटैक जो था वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो काफ़ी हिस्टोरिकली भाई इतना इम्पॉर्टेंट वॉर हो जाता है, क्योंकि अब जो है इस्टेब्लिशमेंट होगी मुग़ल एम्पायर की, ठीक है, जो बेसिकली कब होता है 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो इब्राहिम लोदी है उसका युद्ध होता है बाबर से, जिसमें इब्राहिम लोदी के पास एक बहुत बड़ी सेना होने के बाद भी ये जो है हार जाता है, ठीक है, और बाबर जीत जाता है। तो दिल्ली आगरा बुस्का। अब इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे बेसिकली, तो वो थे गुरु नानक देव, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना होने के बाद भी क्यों हारा और बाबर क्यों जीता। तो भाई इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें एकता का अभाव था,
जो है सेनापति जो था उसका वो भी अकुशल था, और जो अफगान सरदार थे उनसे जो है उसकी शत्रुता बन गई थी। वहीं अगर हम बाबर की जीत के कारणों की बात करें तो भाई हमने बात की थी पहले भी, तुलगुमा युद्ध पद्धति जो थी वो उसने अपनाई। अब वो एक्चुअल में होती क्या है, हम बड़ी देर से नाम बात कर रहे हैं, शैबानी खां के टाइम भी बात किया, ठीक है, कि भाई उससे जो है वॉर में जब वो हारा तो उस समय जो है उसने फर्स्ट टाइम ये जब युद्ध पद्धति देखी तो वो इस युद्ध पद्धति से इंस्पायर हुआ, और तब उसे पता चला कि हाँ भाई इसे मैं यूज़ करके जो है जीत सकता हूँ, क्योंकि बैटल ऑफ सारेपुल में शैबानी खां जीत गया था। तो ये क्या है, तुलगुमा युद्ध पद्धति में होता क्या है, दो गाड़ियों के बीच में तोप को फंसा के ना वहाँ से जो है बेसिकली एक तरह से शूट किया जाता है, तो वहाँ से जो है तोपें छोड़ी जाती है, तोप से गोले फेंके जाते हैं, ठीक है। और तोप खाने का भी प्रयोग जो है उसने काफ़ी किया, जिसमें जो है जो दो इम्पॉर्टेंट तोपची थे, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो थे अली और मुस्तफ़ा, ठीक है। और ये एक कुशल नेतृत्व करता था, ठीक है, लीडरशिप जो है उसकी अच्छी थी, सही जगहों का उसने बेसिकली चुनाव किया, सोच समझकर जो है उसने ये सोचा कि भाई जो वॉर करनी चाहिए वो पानीपत में करनी चाहिए, ठीक है। अब मैदान चुनने में भी जो है बेसिकली वही बात की भाई बढ़ती उसने की, बुरा सोच समझ के किया सब कुछ, और लोगों के कार्य जो है कार्यक्षम और प्रभावकारी तैनातगी उसने की। अब जैसे उसे पता है कि भाई जो अली और मुस्तफ़ा है वो बहुत अच्छे तोपची हैं, तो भाई उनका वो ही काम दो, ये नहीं कि अगर उनको जो है तोपची हैं तो उनको घुड़सवारी का काम दे रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना, तो वो वहाँ पे घुड़सवारी थोड़े अच्छी कर पाएंगे। तो उसने ये चीज़ देखी कि भाई कौन किस चीज़ के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क कर सकता है, वही उसने किया। और जो संगठन क्षमता थी वो कई बारी जो है जिहादी के नारे पे शुरू की गई, कि भाई उसने जो लोगों को इकट्ठा किया जिहाद के नारे पे किया। और सिर्फ जो है उसने जो है ये जो है तुलगुमा युद्ध पद्धति ही नहीं अपनाई, उसने और भी तरीके अपनाए, जैसे रूमी और उस्मानी व्यू चक्र जो है, इन सब का एक पूरा कॉम्बो बनाया, तब जाके जो है इतनी कम होने के बाद भी सेना वो जो है जीत गया। हम अगर एक फैक्ट की बात करें तो जो हुमायूं है ना, उसने बाबर को जो है कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक है, और ग्वालियर के जो है दिग्वत राजा जो थे विक्रमादित्य के परिवार से जो है हुमायूं को इस समय जो है मिला था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाबर का जो है आफ्टर बैटल जो है अब क्या क्या वर्क उसने किए, ठीक है। अब क्योंकि वो तो यहाँ का शासक बन गया है, तो अब उसने कुछ कुछ जो है अपने एम्पायर के लिए जो काम किया वो क्या किया। तो इस जीत के उपलक्ष्य में भाई बाबर ने सबसे पहले तो भाई पानीपत में जो है बनवाया काबुल बाग, ठीक है। अब बाबर जो है बागवानी का शौक रखता था, इसीलिए जो है इसे जो है मुगल बादशाह बेसिकली बागवानी का शौक रखने वाला जो है बेसिकली बोला गया। जहाँ भी बाबर जाया करता था वहीं पर जो है बाग का निर्माण कराता था, क्योंकि भाई शौकीन जो था। उसके बाद जो है उसने काबुली मॉस्क्यू भी बनवाई, तो अब पानीपत में आते ही जीतते ही बाबू जो है काबुली बाग काबुली मॉस्क्यू बनवा डाली, ठीक है। तो और क्या किया उसने जो है सिल्वर कॉइन्स चलवा दिए, आते ही भाई कॉइन्स भी तो छपवाने पड़ेंगे, तो उसने काबुल में जो है शाहरुख कॉइन्स शुरू करे। वहीं कंधार की बात करें तो कंधार में जो है बाबरी कॉइन्स जो है उसने शुरू करे। अब हम बात करें कि भाई काबुल के लोग जो हैं उनको चांदी का सिक्का जो है उपहार में भेंट दिया करता था ये भारी मात्रा में, तो इसीलिए काबुल के लोगों ने जो है उस सब उपाधि दी कलंदर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्या काम किया, तो भाई इसने फर्स्ट कैपिटल बनाई। अब कैपिटल भी तो बनानी है उसने, अगर ये क्षेत्र जीता अपना पूरा एक साम्राज्य बनाया तो उसकी कैपिटल बनानी है, तो कैपिटल उसने क्या बनाई, उसने बनाई आगरा को। और पानीपत विजय के बाद में अब क्या समस्याएं आई, तो भाई अब कौन उसको जो है अफेक्ट करने वाला है या इन सारी प्रॉब्लम उसके लिए आगे बनने वाला है उसके एम्पायर के लिए, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनने वाले थे वो थे राणा संगा और पूर्वी अफगान के जो है लोग, ठीक है। अब राणा संगा क्यों, क्योंकि भाई इनवाइट किया और उन्होंने तो यही सोचा था कि भाई बाबर जो है यहाँ पे जीत के चला जाएगा, तो अब वो गया नहीं, तो उनके लिए प्रॉब्लम कौन ही बनेगा, राणा संगा ही बनेगा,
है ना। तो इसीलिए जो है बैटल होती है, सेकंड बैटल होती है खानवा की बैटल होती है बेसिकली। इससे पहले पानीपत की बैटल होगी, ठीक है, फिर खानवा की होगी, फिर जो है चंदेरी की होगी और फिर गग्गर की होगी। ये 4 बैटलें जो हैं यहाँ पे होंगी और लगातार होंगी हर ईयर। 4 साल का रूल, 4 वॉर्स और चारों लगातार ईयर्स में, ठीक है। जिसमें जो खानवा का वॉर है वो 16 मार्च 1527 में होता है। अब ये किस किस के बीच होता है? राणा संगा और बाबर के बीच में होता है। अब तो इस वॉर में भी क्या होता है भाई, राणा संगा के पास एक बहुत बड़ी जो है सेना होती है। जैसे दक्षिण पश्चिम के जो है हड़ौती जो थे वो थे जलोर, सिरोही, डूंगरपुर, पूर्व के जो है डुंडाक और जो है आबेर के लोग, ठीक है। ये सारा क्षेत्र जो है उसकी हेल्प करता है। मालवा के जो है राय मेदिनी जो है वो हेल्प करता है। सिकंदर लोदी का जो छोटा बेटा था महमूद लोदी वो भी हेल्प करता है। यहाँ तक कि आलम खां लोदी और हसन खां मेवाती भी जो है, जो बेसिकली मेवात का राजा था, वो भी उनकी हेल्प करता है। तो भाई इतने सारे लोग जो है इनकी हेल्प करते हैं और एक संयुक्त रूप से जो है सेना बना के जो है अटैक करते हैं बाबर पे, ठीक है। पर बाबर जो है फिर से जीत जाता है इस वॉर को। अब भाई कैसे? तो उसने दिया जिहादी का नारा, जिसमें जो इस्लामों को जो है ख़त्म कर देने की बात करी, मतलब कि गैर इस्लामों को ख़त्म करें। और जो है क्योंकि यहाँ पे हिंदू और बेसिकली हिंदू क्या, जितने भी गैर इस्लामी थे यहाँ पे ज़्यादातर, तो इसीलिए ये बोल कर कि भाई ये गैर इस्लामी हैं, ठीक है, तो इनको जो है हटाना है। तो इसके लिए जो है भाई एक बहुत बड़ी जो है इस्लामिक सेना उनकी जो है खड़ी हो गई, ठीक है। और क्या तरीका अपनाया और क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई जो घोषणा की, जो भी लड़ाई के बाद काबुल जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, आप ये टेंशन ना लेके भाई जो है आपको मैं सारी ज़िंदगी को सी दूँगा, जिसको घर जाना है वो जा सकता है, बस मेरे को इस वॉर में हेल्प कर दो। तो जो सेना के लोग थे अब उनमें मोटिवेशन आ गया कि चलो भाई इस बहाने अब हम घर जा सकते हैं, तो इस वॉर में उनकी पूरी हेल्प कर देते हैं। और क्या था, सैनिकों पर जो है लगने वाला जो तमगा लगता था ना, तमगा कर ये एक टैक्स था, तो वो जो है उसे हटाने की बात उसने कही कि भाई ये जो है मैं ख़त्म कर दूंगा। तो सेना के लोगों में भाई मोटिवेशन आ गया बड़ा तगड़ा। यहाँ तक कि उसने क्या किया, शराब की खरीद और बेच पे भी प्रतिबंध लगाया कि भाई सबका जो ध्यान और प्रॉपर वॉर पे जाए और सब एकदम हेल्दी रहे। तो भाई जब अब वो जीत जाता है तो गाजी की उपाधि लेता है, ठीक है। और इतिहासकार यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जो राणा संगा है उसकी सेना लगभग 3 गुना थी और बाबर के पास तो सिर्फ 1/3 सेना ही थी। माना जाता है राणा संगा ने जो है पानीपत के युद्ध से जो है सीख नहीं ली कि भाई पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो है उसने तुलगुमा युद्ध पद्धति यूज़ की थी, रूमी और उस्मानी व्यू चक्र का इस्तेमाल किया था, तो इतने तगड़े तगड़े तोपची जो हैं उसने इस्तेमाल किए थे, घुड़सवारी बहुत तगड़ी वो सीख चुका था। तो उसने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि भाई वो जो है इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया, तो उसके लिए वो अपनी सेना में बेसिकली चाहे कितने ज़्यादा लोग हो बट उसके लिए वो क्या हल निकाल सकता है, उन तोपों के लिए क्या हल निकाल सकता है, वो उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हार गया। अब जब ये बैटल कंप्लीट हुई तो अब इसके बाद उसने क्या क्या काम किए, तो अब हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि जब वो पहली बैटल ऑफ पानीपत जीता तो उसने काबुली बाग और जो है काबुली मॉस्क्यू बनवाई, शाहरुख कॉइन्स निकाले काबुल में और कंधार में बाबरी कॉइन्स और कैपिटल बनाई, है ना, ये काम किया। पर अब जो है उसने क्या काम किया, तो उसने जो है 1527 से 1528 में जो बाबरी मस्जिद है अयोध्या यूपी में उसको बनवाया था। किसके द्वारा? बेसिकली अपने बाबर ने अपने सेनापति जो है मीर बाकी द्वारा बनवाया और अपने ही शासनकाल में उसने बनवाया, जो अब जो है बेसिकली मंदिर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, राम मंदिर में। आगे चल के हम अब बात करें तो बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो होता है 26 जनवरी 1528 में, ठीक है।
अब ये किसके बीच में होता है, तो ये भाई बाबर के बीच में होता है और राजा मेदिनी राय के बीच में होता है। ठीक है, ये जो है क्योंकि यहाँ पे जो ये राजा मेदिनी राय है ना, इसने, देख रहे हो मालवा के राजा, इसने इधर हेल्प की थी राणा संगा की, तो इसीलिए जो है बेसिकली अब यहाँ पे वॉर होता है ना। और क्या होता है कि चंदेरी के बदले जो है शमशाबाद जो था उसके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जाता है। तो इसीलिए जो है आगे चल के जब ये वॉर होता है तो उसमें जो है अब एट द एंड क्या होता है, ये जो राजा मेदिनी है हार जाता है, बाबर जो है जीत जाता है। और इस वॉर में जो है बेसिकली साथ दिया होता है ये राजा मेदिनी का शेर खान ने। अब शेर खान कौन, शेरशाह सूरी, जो हुमायूं के बाद शासक बनता है ना, हुमायूं को हरा के, तो शेरशाह सूरी वो उसने जो है यहाँ साथ दिया होता है। अब होता क्या है कि जब ये हार हो जाती है ना, तो इस समय पे सभी स्त्रियाँ जौहर करती हैं। पर होता क्या है, जब ये बाबर मेदिनी राय को मार देता है ना, पर 2 जो हैं उसकी बेटियाँ बच जाती हैं। अब वो उसके हाथों में आ जाती हैं, तो वो क्या करता है कि जो हुमायूं है उसका बेटा, बड़ा बेटा, फिर उसका दूसरा जो बेटा था कामरान, उनसे जो है बेसिकली उनके हवाले उन्हें कर देता है। और बाकी हम ये देख सकते हैं कि भाई बाबर के जो है आगे चल के 4 बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अक्सरी, अस्कारी और जो है हिंदाल। तो इनके बारे में जब हम हुमायूं का टॉपिक कवर करेंगे तब हम बात करेंगे भाई किस तरीके से जो है पूरे साम्राज्य को इन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया कि जो इनकी 2 बेटियां हैं उनको जो है बेसिकली उसने अपने दोनों बेटों को जो है उनके हवाले जो है कर दिया था। अब हम इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ घग्गर, जो 5 अप्रैल 1529 में होती है। ठीक है, किसके बीच में होती है, ये होती है बिहार और बंगाल की एक संयुक्त सेना के साथ में बाबर। ठीक है, मतलब बिहार बंगाल वर्सेस बाबर। ठीक है, जिसमें हमने आगे देखेंगे, हम बात करते हैं जिसमें ये जो है वॉर होती है ना, ये उसकी लास्ट वॉर होती है, जिसमें बेशक ये जीत जाता है, बाबर जीत जाता है और ये हार जाते हैं, पर ये जो है इसकी लास्ट वॉर होती है, क्योंकि इसके बाद जो है भाई इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट ईयर जो है 26 दिसंबर 1530 तक उसकी डेथ हो जाती है। पर स्पेशल बात क्या है, ये जो बैटल ऑफ घग्गरा है ना, ये एकमात्र जल और थल का जो है युद्ध रही है। मध्य भारत जो है उसका पहला ये जो है ऐसा वॉर था जिसमें जल और थल दोनों का जो है इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो इस समय जो है कंटेम्प्रेरी शासक कौन थे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के, और नुसरत शाह जो है बंगाल में। ठीक है, और अब जो है एम्पायर कहाँ तक रहा, ऊपर से हिमालय, इधर से बंगाल, सिंध और ग्वालियर। ठीक है, चारों दिशाओं में जो है इन क्षेत्रों तक फैल गया। ठीक है, और वही बात जो मैंने बताई कि भाई डेथ हो जाती है आगरा में बाबर की, तो उसके बाद होता क्या है, नूर अफगान जो है बेसिकली आराम बाग, वहाँ पे जो है बाद जो है उसको दफना दिया जाता है। जो अलग बात है कि बाद में जो है काबुल में उसे दफनाया जाता है। जहांगीर और बहादुर शाह भी जो हैं वहीं पर जो है दफनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई कारण क्या थे डेथ के, तो भाई लगातार लड़ाइयों में भाग लेते जो है भाई जो बॉडी है वो उसकी रिएक्ट करेगी। ठीक है, और क्योंकि भाई भारत जो है गर्म जलवायु थी, वहाँ पे क्लाइमेट जो है वहाँ के कंपेयर में जो है ज़्यादा गर्म हो गई, तो वो जो है उसको सूट नहीं करी, तो इस वजह से जो है ओवरऑल उसकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करें आगे बाबर की आत्मकथा की, तो जो उस मतलब बायोग्राफी थी वो उसकी खुद की लिखी हुई थी। तो वो क्या थी, उसका नाम क्या था, तो तुजुके बाबरी उसका नाम था, या बाबरनामा कह लो। तो ये जो है दोनों नाम उसकी ही बुक के हैं जो बेसिकली तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, पर इसका जो पर्शियन में ट्रांसलेशन जो है अब्दुल रहीम खाना करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात करें तो श्री बेब्रिज जो हैं वो करती हैं। और बाबर ने जो एक काव्य संग्रह लिखा था वो था दीवाने तुर्की। ठीक है, और बाबर की लिखी पद्य शैली, देखिए ये तो हम काव्य शैली की बात कर रहे हैं, पर अब पद्य शैली में, या काव्य संग्रह था, अब ये पद्य शैली का जो संग्रह है वो है मुबैयान। ठीक है, मुबैयान, रियासते उसज और खान बाबरी, ये सारी जो है उसने रचनाएं की, उसके नाम पे भी जो है ये जानी जाती है। ठीक है, ये सारे नाम हो गए उसके।
और आगे हम बात करें कि आगरा में जो है इसने ज्यामितिक विधि से जो है एक बाग जो है लगवाया, क्योंकि हमें पता है कि भाई बाबर को जो है बाग बड़े पसंद थे, हमने ऊपर बात की थी। तो ठीक है, वो बाग जो है उसने ज्यामितिक विधि से लगवाया, जिसमें नूर अफगान आराम बाग जो है बेसिकली वहाँ पे ही उसे दफनाया गया था ना, अभी हमने ऊपर देखा, तो उसी बाग में दफनाया गया जो अलग है, बाद में जो है उसको काबुल ले गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे कि जो अगला शासक आता है हुमायूं, वो किस तरीके से शासन करता है या ओवरऑल अब क्या कंडीशंस बनती हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।